पिछले वीडियो में हमने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता आई वो लौह युगीन सभ्यता थी। आप पहले से जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता आई वो लौह युगीन सभ्यता थी। तो आपको हम अब लौह युग के बारे में बताएंगे। सिंधु सभ्यता में हमें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। लौह युगीन सभ्यता वो है कि जिसमें कि हमें लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगर हम विश्व में देखें तो सबसे पहले जो लोहे का प्रयोग किया गया है वो एशिया के माइनर में टर्की देश में किया गया है। यहाँ पर 1800 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्रयोग की बात संज्ञान में आई है और इसका प्रयोग सबसे पहले जिसने किया है वो एक जात थी, उसे बोलते हैं हित्ती जात। तो हित्ती जात ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया है, टर्की में किया है। भारत में जो लोहे का प्रचलन है उसका श्रेय ईरान के हखामनी शासकों को जाता है कि भारत में जो लोहा का प्रचार या प्रसार हुआ वो ईरान के हखामनी आक्रमण के बाद हुआ है। भारत में जो ऋग्वेद है उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है अयस। ये शब्द ऋग्वेद में है और ये माना जाता है कि ये लोहे का पर्यायवाची है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी उसमें लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन अथर्ववेद में 2 शब्द आए हैं। अथर्ववेद में 2 शब्द आए हैं, लोहायस और जो अगला शब्द आया है वो आया है श्याम अयस। अथर्ववेद में जो ये शब्द आए हैं लोहायस और श्याम अयस, इससे पता चलता है कि अथर्ववेद की जब रचना हुई उस अवधि में लगभग लोहे का प्रयोग होने लगा था। अथर्ववेद में ये जगह पर लिखा है कि हल में जो फाल लगाई जाती थी वो लोहे की लगाई जाती थी। इसी प्रकार एक वाजसनेयी संहिता में इसमें भी आया है लौह और श्याम। लेकिन आप गौर करेंगे तो जो उस समय ये लौह शब्द आया है वो लोहे के लिए प्रयोग नहीं होता था, वो तांबा के लिए प्रयोग होता था। अर्थात उस काल में तांबा को लोहा बोलते थे और श्याम को लोहा बोलते थे। अर्थात श्याम का भाव लोहा था और लौह का भाग या लोहे का भाग उस समय भाव जो था वो तांबा था। इसी प्रकार काठक संहिता है, इसमें एक ऐसे रथ का जिक्र है कि जिसे बताया गया है कि ये रथ 24 बैलों से खींचा जाता था और इसमें जो फाल होते थे या जो पहिए में वो लगता था गोल, वो लोहे का होता था। इसका उसमें वर्णन है कि 24 बैलों से खींचा जाने वाला रथ जिसका फाल लोहे का बना था। अगर इन हिसाब से हम देखते हैं तो साहित्यिक प्रमाणों के हिसाब से जो हमारे सामने आंकड़ा आता है उसके हिसाब से 800 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे का प्रयोग होने लगा था। कई ऐसे पुरातत्व वाले स्थान हैं जहाँ पर हमने खुदाई की है तो वहाँ पर हमें लोहे के अवशेष मिले हैं, लौह युगीन संस्कृत के अवशेष मिले हैं, जैसे कि अहिछत्र है।
अतरंजी खेड़ा है, आलमगीरपुर है, मथुरा है, रोपड़ है, श्रावस्ती है, काम्पिल है। तो यहाँ पर हमने जब खुदाई की गई है तो वहाँ पर लौह युगीन संस्कृत के अवशेष मिले हैं। इसी अवधि में भारत में विशेष प्रकार के एक बर्तन का प्रयोग होता था जिस पर कलात्मक डिजाइन बनती थी, उसे चित्रित धूसर भांड कहते थे। अर्थात उसमें भी कुछ लोहे का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार अतरंजी खेड़ा, ये आप नोट कर सकते हैं। अतरंजी खेड़ा में एक मिली है भट्ठी, जिसे कि धातु शोधन भट्ठी कहते हैं। तो इसके मिलने से ये पता चलता है कि उस काल में लोहे का प्रयोग ही नहीं होता था, बल्कि लोहे को शोधित करने की भी तकनीक से उस काल के या उस सभ्यता के लोग परिचित थे। पुरातत्ववेत्ताओं का जो मानना है वो ये मानना है कि लगभग भारत में जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास की संस्कृति थी वो लौह युगीन संस्कृति थी। भारत के सोनपुर चिरांद में लोहे की कुछ बर्छियाँ और छेनी मिली हैं जिन्हें 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया। जैसे मैंने बताया है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग हो गया था। लेकिन दक्षिण भारत में कुछ ऐसी कब्र मिली हैं, ऐसी समाधियाँ मिली हैं जिन्हें बृहद पाषाणिक काल की कब्रें कहते हैं, और उसमें खुदाई में कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो लोहे से संबंधित थे। और ये जो कब्रें हैं ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। ये जो बृहद पाषाणिक कब्र हैं ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास की हैं, और इसमें जो है लोहे के अवशेष मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में लोहे का प्रचार उत्तर भारत की अपेक्षा लगभग 200 साल पहले से होने लगा था। अर्थात दक्षिण भारत के लोग 1000 ईसा पूर्व से ही लोहे के प्रयोग से परिचित थे, जबकि उत्तर भारत के लोग लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास लोहे से परिचित थे। अभी हमने आपको बताया एक नया शब्द आया है बृहद पाषाणिक काल या बृहद पाषाणिक वो कब्र। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि बृहद पाषाणिक कब्र है क्या। चूँकि ये शब्द नया आया है तो इसके बारे में जानना भी चाहिए। तो बृहद पाषाणिक, इसको आप युग भी कह सकते हैं, या इस काल की जो वो समाधियाँ मिली हैं वो बृहद पाषाणिक संस्कृत की समाधियाँ हैं। इसमें लोग अपने परिजनों को जो मृतक हो जाते थे उनको ज़मीन में गाड़ते थे और उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे। इसीलिए इस काल को बृहद पाषाणिक काल कहा गया है या बृहद पाषाण काल कहा गया है। इस युग के भारत में 4 प्रकार की कब्रें पाई गई हैं या समाधियाँ पाई गई हैं। पहली जो समाधि है वो है संगौरा व्रत। इस जो डिजाइन की समाधि है उसे संगौरा व्रत समाधि कहते हैं। ये बृहद पाषाणिक काल की समाधियां हैं। इसमें जो होता था कि इसमें 100 को ज़मीन में गाड़ने के बाद गोल पत्थरों से उसे ढक दिया जाता था। उसके साथ में लोहे के कुछ औजार रख दिए जाते थे, कलश रख दिया जाता था और पालतू पशु को उसके साथ में ही दफना दिया जाता था। इस समाधि के चारों तरफ गोल गोल छोटे छोटे पत्थर जड़ दिए जाते थे और इस प्रकार की जो आकृति बनती थी उसे संगौरा व्रत समाधि कहते थे। ऐसी समाधि के जो उदाहरण भारत में मिले हैं वो महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र के बोर गांव में ऐसे समाधि के उदाहरण मिले हैं संगौरा व्रत के, और तमिलनाडु में मिले हैं। तमिलनाडु में एक स्थान है चिंगलपेट। यहाँ पर संगौरा व्रत के प्रमाण मिले हैं। अगली जो समाधि है बृहद पाषाणिक काल की वो है ताबूत। ताबूत शब्द आपको सुनने से लगता होगा कि नया शब्द है, लेकिन ये बहुत पुराना शब्द है ताबूत। इसमें होता था कि पहले 100 को ज़मीन में दफना दिया जाता था,
इसके बाद उसके चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों के खंभों से उसे घेर दिया जाता था और उन खंभों के ऊपर एक बड़े पत्थर की सिल्ली रख करके उस समाधिस्थ शव को पूरी तरह से ढक दिया जाता था, जिससे जो समाधि पट था वो छाया जैसी आकृति बन जाती थी। ऐसे जो समाधान पाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। यहाँ पर बांदा और मिर्ज़ापुर में ताबूत समाधि अर्थात बृहद पाषाणिक सभ्यता के समाधि पाए गए हैं। तीसरे प्रकार की जो समाधि है वो है मैनहारी। इस समाधि के अंतर्गत शव को जमीन में गाड़ करके उसके ऊपर एक बड़ा स्तंभाकार पत्थर लगा दिया जाता था या स्मारक चिन्ह लगा दिया जाता था, जो कहीं दूर से इस बात का संकेत करता था कि इस स्थान पर समाधि है। इसमें जो पत्थर लगाया जाता था उसकी ऊंचाई लगभग 1.5 से 5.5 मीटर तक होती थी। इस प्रकार की जो समाधि पाई गई है वो कर्नाटक में पाई गई है। कर्नाटक के मास्की और गुलबर्गा में ये समाधि पाई गई है। और चौथे प्रकार की जो समाधि होती थी उसे बोलते थे महापाषाण तुम्ब। ये आपको बहुत कम पुस्तकों में मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि पुस्तकों में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रेयर पुस्तकों में ये चीज़ मिलेगी। महापाषाण तुम्ब के अंतर्गत शव को एक पत्थर की सिल्ली पर रख दिया जाता था, उसके चारों तरफ एक एक खंभे गाड़ दिए जाते थे और उन चारों खंभों के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, जिससे कि उसकी जो आभासी आकृति बनती थी वो मेज जैसे बनती थी। जैसे आप ही देखो कि 4 पत्थर गाड़ दिए गए, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया तो लगता था कि कोई मेज रखी है। तो ऐसी समाधियों को तुम्ब कहते थे, अर्थात जो मेज जैसी आकृति बनती थी उसे तुम्ब कहते थे और इसे महापाषाण तुम्ब भी कहा गया है। ये जो समाधियां हैं वो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी में मिली है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर यह महापाषाण तुम्ब मिला है और तमिलनाडु में मिला है चिंगलपेट में। तमिलनाडु में चिंगलपेट इस स्थान पर। तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं तो चिंगलपेट में 2 प्रकार की समाधियां बृहद पाषाण काल की पाई गई हैं, एक तो संगौरा व्रत और दूसरी महापाषाण तुम्ब। इसी प्रकार इस काल में घोड़े को दफनाने की उदाहरण भी मिले हैं, घोड़े के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि नागपुर के नीका पानी में घोड़े दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब जो लौहयुगीन संस्कृति थी उसे आर्य संस्कृत कहा जाता है, अर्थात ये माना जाता है कि जो भारत में लोहे का प्रयोग हुआ है वो सबसे पहले आर्य संस्कृत के समय में हुआ है। तो आर्य संस्कृत नाम लेने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि आर्य थे कौन या आर्य भारत में। सिंधु सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहते हैं। संभवतः ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता पर जिन आक्रमणकारियों ने बाहर से आक्रमण करके उस सभ्यता को ध्वस्त किया था वो लोग आर्य थे। आर्य का अर्थ आपने जो पुस्तकों में पढ़ा है वो पढ़ा है श्रेष्ठ, अर्थात इन्होंने अपने को श्रेष्ठ कहा। लेकिन जो इसका दूसरा अर्थ है वो है उत्पादन सामर्थ्य, अर्थात जिसके अंदर उत्पादन करने की क्षमता है वो आर्य कहलाए। इसीलिए इसी शब्द से अगर आप आर्य सभ्यता के बारे में जानें तो आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सभ्यता कृषि आधारित सभ्यता थी, अर्थात इस सभ्यता में कृषि का एक महत्वपूर्ण रोल था। जैसे कि सिंधु सभ्यता में आपको कृषि के साक्ष्य कम मिले हैं, व्यापार के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। ये कृषि आधारित सभ्यता रही है। अर् शब्द से बना है और अर् शब्द का मतलब है कि संपन्न लोग और उनके समूह को आर्य कहा गया है। ऋग्वेद में एक शब्द आया है पुरंदर,
जिसमें ये कहा है कि इंद्र ने दासुओं के पुरों को नष्ट किया, इसलिए उन्हें पुरंदर कहा गया, अर्थात उनके दुर्गों का भेदन किया, दुर्गों को नष्ट किया, अर्थात उस सभ्यता का विनाश किया, इसलिए उन्हें दास्य कहा गया है, दास्य। और जो दास्य है उसे आर्य लोगों ने बहुत ही अपने से निम्न कोटि का माना है। उन्होंने दास्य को अपने शब्दों में जो परिभाषित किया है, सबसे पहले उन्होंने दास्य को कहा अकर्मण, अकर्मण। दूसरा इन्होंने कहा अदेव, अदेव। तीसरा इन्होंने कहा अवज्जन। चौथा इन्होंने कहा अनिवृत। पांचवा इन्होंने कहा मृदवाक। अभी हम आपको इसका पूरा विवरण बताएंगे कि ये उन्होंने क्यों, कैसे, क्या कहा। अगला कहा इन्होंने अब्रहान, फिर कहा अव्रत। इन्होंने जो जिस सभ्यता का विनाश आर्यों के द्वारा किया गया, इंद्र के द्वारा किया गया, पुरंदर के द्वारा किया गया, उनको इन्होंने कहा दास, कि इंद्र ने दासों का विनाश किया, दास। तो दास से उन्होंने किसको कहा? दास उन्होंने जिसको कहा उनको कहा कि अकर्मण, अर्थात ये वैदिक क्रिया करने वाले नहीं थे, वैदिक क्रिया ना करने वाला। ना करने वाला। दूसरा इन्होंने जो कहा अदेव, इसका मतलब है वैदिक देवताओं को ना मानने वाला। देखिएगा कि जिस सभ्यता का इन्होंने विनाश किया, कि दासों का विनाश किया, वो लोग क्या थे। अगला इन्होंने कहा अवज्जन, यज्ञ ना करने वाला। ये विशेष पॉइंट है, विशेष बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद कहा अनिवृत्त, अर्थात श्रद्धा और विश्वास से रहित, श्रद्धा और विश्वास से रहित। फिर कहा मृदवाक, मृदवाक का मतलब अपरिचित भाषा बोलने वाला, जिसकी भाषा समझ में ना आए, अपरिचित भाषा बोलने वाला। अब्रहान, अर्थात धार्मिक विश्वास से रहित, या धर्म से विहीन, या धार्मिक विश्वास से रहित। और अव्रत, अर्थात किसी प्रकार का व्रत न रखने वाला, या व्रतों से रहित। तो आर्यों ने जो अपने साहित्य में जिक्र किया कि पुरंदर ने, इंद्र ने दुर्गों का विनाश किया, दासुओं का दमन किया, उनको उन्होंने बताया कि दास अकर्मण थे, अदेव थे, अवज्जन थे, अनिवृत्त थे, मृदवाक थे, अब्रहान थे, अव्रत थे। और वो क्या है ये उन्होंने बताया कि ये अनिवृत्त किसे कहते हैं, क्या है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो लिंग पूजक थे, अर्थात वो लिंग की पूजा करने वाले थे। अभी आप देखिएगा कि कैसे बात निकल करके आ रही है। लिंग पूजक, जिन दासुओं का उन्होंने दमन किया वो इतने गुणों से या इतनी कमियों से परिपूर्ण थे। और अगर हम इन चीज़ों को देखें तो इसकी जो समानताएं हैं वो सिंध सभ्यता के निवासियों से मिलती है। आपको सिंध सभ्यता के उसमें कहीं पर कोई वैदिक क्रिया करने की स्थिति नहीं मिली। आप उनके धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, आप उनकी भाषा नहीं पढ़ पाते हैं, उनके मंदिर आपको नहीं मिले हैं, और वो लिंग की पूजा करते थे। अर्थात आर्यों ने जिनका दमन किया या पुरंदर ने जिसका दमन किया वो लोग सिंध सभ्यता के थे, ये निष्कर्ष निकलता है। अब
ये है कि सिंधु नगर का विनाश आर्यों के आक्रमण से ही संभव हो गया होगा। बाकी इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश ऐसा नहीं है कि अचानक किसी आपदा से 13-14 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल की आबादी या सभ्यता खत्म हो जाए। इसका मतलब उनको एक कोई बृहद आक्रमण झेलना पड़ा होगा जिसके कारण उस सभ्यता का विनाश हो गया। इसलिए बात तर्क संगत प्रतीत होती है कि आर्य सभ्यता ने ही सिंधु सभ्यता के विनाश में एक महती भूमिका निभाई है और आर्य लोग बाहर से इस देश में आए हैं। आज भी अगर आप देखें तो दक्षिण भारत की जो संस्कृति है आज उत्तर भारत की संस्कृति से सर्वथा भिन्न टाइप की है और जो उनकी भाषा है द्रविड़ों की या द्रविड़ जो भाषा बोलते हैं वो बलूचिस्तान में एक भाषा बोली जाती है ब्राहुई भाषा, उससे मेल खाती है। अर्थात बलूचिस्तान भी उस समय सिंधु सभ्यता का ही लगभग अंग था, तो वो भाषा यहाँ से मेल खाती है। इसका मतलब ये है कि आर्य आक्रमण में वो सिंधु सभ्यता के जो बचे खुचे लोग थे वो साउथ की तरफ या दक्षिण की तरफ भाग गए हैं और वो आज भी अपनी उसी भाषा को बोलते हैं। अब कुछ जो विद्वानों ने आर्यों को विदेशी कहा है उसके संबंध में उन्होंने अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि ये विदेशी कैसे हैं। आर्य अपने को बोलते अवश्य हैं कि ये भारत के निवासी हैं, लेकिन आप इन तर्कों से ये समझ सकते हैं कि आर्य विदेशी हैं और जब जिस संस्कृत का जहाँ पर विस्तार हो जाता है, पनप जाता है, फिर वो संस्कृत अपने हिसाब से ही अपने अनुसार ही साहित्य को लिखता है। अब आर्य विदेशी हैं इसके बारे में सबसे पहले जो धारणा दिया वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। अर्थात आर्य विभिन्न या पृथक पृथक क्षेत्रों से इस भारत में आए थे। तो जो सबसे पहले है वो है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ऋग्वेद में एक ऐसा वो पाया गया है जहाँ पर लिखा है कि जो उनका दिन होता था वो बड़ा होता था, अर्थात दीर्घकालीन संध्या होती थी और उनकी जो सायं होता था वो या सायंकाल होता था वो भी दीर्घकाल की होती थी। अर्थात वो लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। अर्थात उत्तरी ध्रुव में जो दिन और रात होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। चूँकि ऋग्वेद में एक ऐसे जिक्र या ऐसे घटना का वर्णन है कि वहाँ पर दिन और रात बड़े बड़े होते थे, तो इससे लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो आर्य थे वो बड़े दिन और बड़े रात वाले क्षेत्र से आए थे और यह जो बड़ा दिन और रात होता है ये उत्तरी ध्रुव में होता है जहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इससे ये संकेत निकला कि आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। चूँकि उनकी स्मृति में अपनी मूल भूमि थी कि जहाँ पर दिन और रात बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने उसको ऋग्वेद में उस चीज़ का वर्णन किया है। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। लेकिन आर्य को उसी एकमात्र घटना के कारण कि दिन और रात बड़े होते हैं इस बेस पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। अगर वो उत्तरी ध्रुव के निवासी होते तो वहाँ के बारे में वो काफ़ी कुछ लिखते। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आर्य लोग थे वो लगभग उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से परिचित थे और उसका उन्होंने कहीं पर जिक्र ऋग्वेद में किया था। तो इस धारणा को सर्वथा मतलब वो मान लिया गया कि ये इसमें कोई दम नहीं है या इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। एक धारणा उत्पन्न हुई और वो धारणा अपने आप में ही ख़त्म हो गई। जो दूसरी धारणा है वो ये कहता है कि एशिया के निवासी थे। अनेक इतिहासकारों का ये कहना है कि आर्यों का जो मूल निवास है वो एशिया के ही विभिन्न देश हैं। मैक्स मूलर नामक जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये बैक्ट्रिया के निवासी थे। इसी प्रकार एडवर्ड मैयर ने इन्हें पामीर के पठार का निवासी कहा है कि इनकी सभ्यता पामीर के पठार की थी। वैदेस्ट्रीन नामक एक
इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि आर्य एक पर्वत के पास एक बड़ा घास का मैदान था और ये वहाँ के निवासी हैं, और जिस पर्वत का उन्होंने जिक्र किया उसे बताया कि वो यूराल पर्वत है, और वो जो घास का मैदान है वो किर्जिंग घास का मैदान है। तो इस हिसाब से कई लेखकों और कई इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से ये बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे। इतिहासकारों का जो एक और वर्ग है वो कहता है कि आर्य न एशिया के निवासी थे और न उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, आर्य निवासी थे रूस के। उसके पक्ष में उन्होंने ये कहा है कि दक्षिणी रूस में जब उत्खनन कार्य कराया गया तो वहाँ पर लगभग 32,000 ईसा पूर्व के आसपास का जो साक्ष्य मिला है वो भारत में मिले साक्ष्यों से मेल खाता है। अर्थात दक्षिणी रूस में जो नेहरिंग नामक स्थान पर साक्ष्य मिले हैं वो यहाँ के साक्ष्यों से, आर्य के साक्ष्यों से मेल खाते हैं। इसलिए आर्यों की मूल भूमि रूस थी, लेकिन और वहाँ की भाषा और आर्यों की भाषा में भी समानता पाई गई है। आर्यों की जो भाषा है संस्कृत या संस्कृत मिश्रित भाषा, ऐसी ही भाषा रूस के फिजो उग्रियन नामक भाषा को बोलते हैं कि वो भी भाषा इससे साम्य स्थापित करती है। उस बेस पर उन्होंने कहा कि जो आर्य लोग थे वो दक्षिणी रूस के निवासी थे, लेकिन इस संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्रस्तुत हुआ। केवल भाषा का मेल और एक स्थान पर 30,000 ईसा पूर्व ईसा के अवशेष पाए गए, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि रूस का है। जो चौथी धारणा थी उसमें ये कहा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे और वो ईरान के आसपास के निवासी थे। इसके संबंध में बहुत ही सॉलिड साक्ष्य मिले हैं। आर्यों की उन्होंने बताया कि 2 शाखाएं थी और दोनों शाखाएं एक समय वो ईरान में निवास करती थी। आर्यों का जो ऋग्वेद है और ईरानी आर्यों का जो अवेस्ता है वो दोनों में भी आपस में काफ़ी समानता पाई गई है। हमारे जो आर्यों में इंद्र, अरुण, वरुण और मित्र आदि देवता हैं वो देवता ईरानियों के भी देवता रहे हैं। ईरानी ग्रंथ में अवेस्ता में एक उनके देवता का नाम है अहुर मज्द। अवेस्ता में एक देवता हैं ईरानियों के अहुर मज्द। आर्य लोग या जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं जो अहुर मज्द थे ये असुर थे। और आर्य सभ्यता में अगर आप पढ़ें तो आप कहते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था, जो आपके वेद पुराण बताते हैं देवासुर संग्राम हुआ था। तो आर्यों ने कहा कि जो अहुर मज्द थे वो असुर शब्द का रूपांतरण है, अर्थात वो असुर थे। और यहाँ के आर्यों ने कहा कि ये देवता थे, अर्थात जो देवासुर संग्राम हुआ वो ईरान के ही 2 आर्य गुटों के बीच में हुआ है। इसी का वर्णन, इसी देवासुर संग्राम का वर्णन बार बार ऋग्वेद में आया है। तो इसके पक्ष में भी एक ये धारणा उत्पन्न हुई है कि ईरान में ही आर्यों के 2 गुट थे और उन्हीं में आपस में जो संघर्ष होता था उसी को देवासुर संग्राम कहा गया है। अर्थात भारतीय आर्य देव थे और ईरानी आर्य असुर थे। अब चाहे जो माने कि आर्य कहाँ के निवासी थे, लेकिन एक बात निश्चित है कि आर्य शुरुआत में भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में ही निवास करते थे। सप्त सिंधु भारत का सबसे आगे का हिस्सा था और यहीं से आर्य सबसे पहले वो सप्त सिंधु में आए और यहीं से वे पूरे भारत में फैले हैं। सप्त सिंधु का क्षेत्र अगर माना जाता है तो आज के समय में उसे पंजाब का माना जाता है। और पंजाब को क्या मानते हैं कि पंच अम्ब, पंच माने 5, अम्ब माने जल, 5 जलों से घिरा हुआ, अर्थात 5 नदियों से घिरा हुआ। पंजाब में 5 नदियाँ कौन सी हैं? पहली नदी है सतलज, या जिसको आप सतलुज बोलते हैं। सतलज को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? शत्रुदि, शत्रुदि। दूसरी नदी है व्यास, इसे वैदिक साहित्य में कहा गया है विपाशा।
तीसरी नदी है रावी, इसे वैदिक साहित्य में कहा गया है परुष्णी। चौथी नदी जो है उसे कहा गया चिनाव, और चिनाव को कहा गया है अक्सिनी। पांचवी नदी झेलम, इसे कहा गया है वितस्ता। अर्थात पंजाब में ये 5 नदियां थी, जहां पर इसी कारण इसे पंचनद कहते थे या पंच अम्ब कहते थे या पंजाब कहते थे। और ये उस समय के सप्त सिंधु प्रदेश का ही पार्ट था। सप्त सिंधु अगर था तो बाकी 5 नदियों के अलावा बाकी 2 नदियां कौन सी गई? तो जो बाकी 2 नदियां हैं वो हैं सरस्वती, और अगली नदी है दृशदती। अर्थात सप्त सिंधु प्रदेश में उस समय शत्रुद्र, विपाशा, परुष्णी, अक्सिनी, वितस्ता, सरस्वती और दृशदती नदी थे, जो कि बाद में सरस्वती और दृशदती नदी विलुप्त हो गए इस धरती से, और वो सप्त सिंधु प्रदेश कन्वर्ट होकर के पंच अम्ब या पंचनद में बन गया और पंजाब क्षेत्र कहलाया है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो आर्यों का जो सबसे पहला परिचय हमको मिलता है ये सप्त सिंधु प्रदेश से मिलता है, आज के पंजाब प्रदेश से मिलता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है वो 1,53,972 शब्द ऋग्वेद में टोटल हैं, और उसमें आर्य शब्द जो आया है वो 33 बार आया है। तो इसका मैं केवल आपको जो संख्या बता रहा हूँ इसका एक विशेष कारण है। 1,53,972 शब्द हैं ऋग्वेद में, और इसमें आर्य कितने बार आए हैं? 33 बार। कुछ किताबों में 38 बार आए हैं, फिलहाल 40 के नीचे हैं। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इससे बहुत बड़ी मैं बात निकाल रहा हूँ? इससे मैं बात निकाल रहा हूँ, इतने शब्दों में अगर 33 या मैक्सिमम 40 बार आर्य शब्द आया है, तो इससे मैं ये मानता हूँ कि जो आर्य थे वो जातिवादी नहीं थे। अर्थात वो जातिवादी होते तो उस शब्द को वो बार बार प्रयोग करते। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो तत्कालीन आर्य समाज था वो एक विशेष जाति में नहीं था। अर्थात मतलब वो एक विशेष जाति में था, कई जातियों में नहीं बटा था, उनके अंदर कोई जाति भावना नहीं थी। 10 शब्द जो है वो ईरानी भाषा में भी प्रयोग हुआ है। गोदावरी नदी के दक्षिण में सिंधु सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अर्थात जो सिंधु सभ्यता थी वो इसी पार थी, अर्थात पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्रों में ही थी। इंद्र को जो पुरंदर कहा गया है, दुर्गों का नष्ट करने वाला कहा गया है, ऐसे कुछ साक्ष्य कोडदीजी और कालीबंगन में मिले हैं, जहां पर दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात ये भी माना गया है कि हो सकता है कि उन दुर्गों को इंद्र ने नष्ट किया हो, या उस सभ्यता के दुर्गों को सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा स्वयं ही गिराया गया हो या नष्ट किया गया हो। तो ये भी एक ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे पता चलता है कि पुरंदर ने या तो दुर्ग गिराए, या हो सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जब आक्रमण से भगे हों तो उन्होंने अपने स्वयं के ही दुर्गों का भेदन किया हो। अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में एक धारणा और है, इस सारी वैदिक सभ्यता के बारे में, कि जो वैदिक सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से पुरानी सभ्यता है। जबकि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं कि वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद आई है, अर्थात सिंधु सभ्यता का विनाश किया गया है और वैदिक सभ्यता इसके बाद उसका प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन एक धारणा ये है कि जो वैदिक सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से भी पहले रही है। इसके बारे में भी कुछ साक्ष्य ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि वैदिक सभ्यता पहले आई, इसके बाद सिंधु सभ्यता आई है। इसका जो सबसे पहला उदाहरण है वो ये है कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, और जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। तो माना यह जाता है कि पहले ग्रामीण सभ्यता आई होगी, इसके बाद नगरीय सभ्यता का उदय हुआ होगा, ना कि पहले नगरीय सभ्यता आई हो और इसके बाद ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ हो। ये एक पॉइंट आता है।
चूँकि हर चीज़ के दो भाव होते हैं तो मैं आपको दूसरे पक्ष पर भी ले चल रहा हूँ। अगला जो एक साक्ष्य है वो अपने आप में बहुत सॉलिड साक्ष्य है। हालांकि इतिहास ऐसा है जो आपस में ही इतना विरोधाभास है, जिससे आप चूँकि पूरी तरह से पूरे साक्ष्य नहीं मिले तो आप उसे स्पष्ट कुछ सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बताता हूँ वो भी है कि जो वैज्ञानिक भू सर्वेक्षण या जो उपग्रह छायांकन पाए गए हैं उसके हिसाब से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सरस्वती नदी जो है वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस धरती से विलुप्त हो गई थी, सूख गई थी। और सिंधु सभ्यता के विनाश के समय मैंने आपको बताया है कि उसकी किसी नदी ने, सरस्वती नदी ने स्थान को छोड़ दिया था। सिंधु सभ्यता को आप अगर देखें तो सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती नदी सभ्यता कहते हैं। तो सरस्वती नदी सभ्यता अर्थात सरस्वती नदी उस समय नष्ट हो गई थी, सिंधु सभ्यता के समय में ही। तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास ये पता चलता है कि ये नदी सूख गई थी, अर्थात सिंधु सभ्यता के समय वो नदी सूख गई थी। सिंधु सभ्यता के लास्ट के समय सरस्वती नदी सूख चुकी थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता के साहित्य हैं उसमें ऋग्वेद में ये दिखाया गया है कि सरस्वती नदी अपने प्रचंड प्रवाह में या प्रचंड वेग में बहती थी। कई जगह पर सरस्वती की प्रशंसा से संबंधित सूक्त लिखे हैं, अर्थात ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी अपने परम चरम पर रही होगी, प्रचंड वेग से बहती रही होगी। अब अगर नदी पहले बहती थी तो बाद को सूखी है, इसका मतलब सिंधु सभ्यता बाद को आया है, पहले वैदिक सभ्यता थी। तो एक ये भी ऐसा साक्ष्य है जिस पर विवाद होता रहेगा कि पहले कौन सी सभ्यता आई है, अर्थात सरस्वती नदी भी ये डिसाइड कर सकती है कि पहले सिंधु सभ्यता इस धरती पर थी या वैदिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जो वैदिक सभ्यता की जो प्राचीनता का एक साक्ष्य और मिलता है। लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा लेख मिला है जो एशिया माइनर के खत्री जात के, जिसमें अभी खत्री जात के बोगाजकुई स्थान पर मिला है। उस अभिलेख में 2 जातियों की संधियों का वर्णन है। ये 1500 ईसा पूर्व का जो अभिलेख है उसमें लिखा है कि बोगाजकुई नामक स्थान पर कि 2 जातियों का आपस में मैत्री हुई थी या संधि हुई थी, और वो 2 जातियाँ थी हिट्टाइट और मितानी जात। हिट्टाइट और मितानी जात की संधि हुई है। ये बोगाजकुई अभिलेख से पता चलता है। और इस संधि में जो साक्षी के रूप में दिखाए गए हैं उसमें इंद्र, मित्र और वरुण को दिखाया गया है कि अर्थात इन 3 लोगों के साक्षी के समय इन दोनों जातियों हिट्टाइट और मितानी जाति में संधि हुई थी। इससे ये पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक काल के देवता थे वो बहुत पहले से इस धरती पर प्रतिष्ठित थे, अर्थात वो उसी दिन की बात नहीं रही होगी कि दोनों देवता ये तीनों देवता अचानक आ गए हों। अगर इनको उस संध में 1500 ईसा पूर्व की संध में दिखाया गया है तो इससे पता चलता है कि लगभग हजारों साल पहले ये इंद्र, मित्र और वरुण इस धरती पर थे और इनको वैदिक काल का देवता माना गया है। इसलिए एक ये भी बात उभर करके आती है कि जो वैदिक सभ्यता थी या आर्य सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता से प्राचीन सभ्यता थी। हालांकि इस पर विवाद होता रहेगा। अब हमने आपको लौह युगीन सभ्यता बताई है और लौह युगीन सभ्यता हमने बताई है कि आर्य सभ्यता रही है। आर्य सभ्यता जो है वो 2 भागों में बटी है, अर्थात वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी है। जो 2 भाग है उसमें एक है पहले ऋग्वैदिक काल सभ्यता और दूसरी जो है वो है उत्तर वैदिक काल सभ्यता। ऋग्वैदिक काल सभ्यता वैदिक काल की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके बाद की जो सभ्यता या संस्कृत है, इसके बाद की जो संस्कृत है वो उत्तर वैदिक काल की है। ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद का
लिखा गया है तो उसको ऋग्वैदिक काल सभ्यता कहा गया है। इसके बाद की जो सभ्यता है उसे उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया है। तो इस की ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता क्या रही है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।